नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। कैसे एक लड़की के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो सकता है। 1988 का साल जापान में आम दिनों की तरह चल रहा था, लेकिन टोक्यो के एक छोटे से एरिया अडाची में एक 16 साल की लड़की की जिंदगी में आने वाले 44 दिन ऐसे थे जो आज तक दुनिया को हिला देता है। जुंको फुरुटा एक ब्राइट स्टूडेंट, डिसिप्लिन्ड लड़की और एक नॉर्मल सपने देखने वाली टीनेजर थी। स्कूल्स में पढ़ाई में अच्छी, फ्रेंड्स के साथ रेस्पेक्टफुल और फैमिली के लिए एक प्राउड डॉक्टर। 25 नवंबर 1988 के दिन जुंको अपने स्कूल से घर की तरह जा रही थी। उस दिन हिरोशी मियानो, जो पहले से जुंको को जानता था, अपने 3 साथियों शिंजी मिनाटो, यासुशी वाटनबिल और जो ओगुरा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उस वक्त ये 4 लड़के लोकल गैंग कनेक्शंस और क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से एरिया में डर का नाम बन चुके थे। उनका मकसद कोई इमोशनल रिवेंज नहीं था, बल्कि पावर का नशा, कंट्रोल का इल्यूशन और प्रॉपर्टी या सिस्टम के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन को एक मासूम लड़की पर उतारना था। जुंको को जालान से घर जाते वक्त अपडेट कर लिया जाता है। जुंको जैसे ही उन्हें फेस करती है, उसे एक मोटरसाइकिल से जबरदस्ती बिठाकर एक आइसोलेटेड स्टूडियो के ऊपर वाले फ्लोर में ले गए जाते हैं, जहां किसी भी बाहरी आवाज या इंटरफ्रेंस को चांस ना हो। उसी जगह को इंटेंशनली एक प्रिसन की तरह यूज किया गया। उन चारों ने सोल में नहीं, दिमाग में एक बाउंड्री बना ली थी कि वो ह्यूमन सिंपैथी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उस वक्त जुंको के घर पर पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है, लेकिन लोकल गैंग इन्फ्लुएंस और फियर साइकोसिस की वजह से विटनेसेस हेल्प करने से डरते रहे। ये केस सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम फेलियर का भी उदाहरण बन गया, जहां लोग सच जानते हुए भी चुप रह गए। जुंको को वहां रखकर चारों बॉयज उसे मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ब्रेक करने में लग जाते हैं। 44 दिन जो जुंको ने वहां स्पेंड किए, वो नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थे, बल्कि कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल टॉर्चर के दिन थे। उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि वो पावरलेस है, कोई उसे बचाने नहीं आएगा और उसकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसको डिह्यूमनाइजेशन कहते हैं, जहां विक्टिम को इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, जिसके ऊपर अटैकर अपना गुस्सा, नशा, ईगो और पावर प्रोजेक्ट करता है। ये चारों बॉयज ने जुंको को सोसाइटी से, रेस्क्यू से और होप से डिस्कनेक्ट करने में पूरा एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट किया। उस दिन में जुंको ने अपने किडनैपर्स को बार बार उससे हेल्प और ह्यूमैनिटी की रेस्पेक्ट की, लेकिन उन लोगों का दिमाग एक ऐसे मोड में चला गया था जहां एम्पैथी स्विच ऑफ हो चुकी थी। जापान में उस समय जुवेनाइल क्राइम और गैंग कल्चर बढ़ रहा था। एडोलेसेंस एज में गैंग इन्फ्लुएंस, क्रिमिनल आइडोलेशंस और मेंटल कंडीशनिंग यूथ को ऐसे क्राइम्स में ले जा रही थी जहां पनिशमेंट्स का भी फियर कम हो चुका था। मीडिया और साइकोलॉजिस्ट आज भी कहते हैं कि ये क्राइम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि यूथ साइकोलॉजिकल में बढ़ते एग्रेशन का एक वार्निंग सिग्नल था। 1 जनवरी 1989 के दिन जुंको को उन स्टूडियो से मूव करके एक फील्ड हाउस में ले गए जाता है, जहां उसके शरीर और दिमाग दोनों बुराई से जवाब दे चुके थे। कैमरा, ऑडिशन स्टूडियो और किडनैपिंग लोकेशंस को एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बना दिया गया था। 4 जनवरी 1989 को जुंको फुरुटा भी ब्रूटल जर्नी का अंत हो जाता है। उसकी मौत के बाद उसे एक ऑयल ड्रम में छुपाकर डिस्पोज करने की कोशिश की जाती है ताकि ट्रेस ना मिले, लेकिन अबूसिव क्राइम अक्सर तब पकड़ जाता है जब अटैकर एक ओवर कॉन्फिडेंस बबल में आ जाता है। 4 से 6 जनवरी के बीच में पुलिस को सस्पिशियस मूवमेंट्स और गैंग कॉन्फ्लिक्ट्स में क्लू मिल जाते हैं और 7 जनवरी को जुंको का बॉडी डिस्कवर होता है। उस मोमेंट से वर्ल्ड में शॉक वेव आती है कि 100 बॉयज नहीं, 4 बॉयज थे जिन्होंने ये सब किया, लेकिन केस में 100 बॉयज वर्सेस 1 गर्ल टैगलाइन मीडिया ने इसलिए उसे किया क्योंकि गैंग सपोर्ट सिस्टम और विटनेसेस साइलेंस एक मास क्राइम साइकोलॉजी के बराबर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, चारों बॉयज को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन
क्योंकि जुंको 16 साल की थी और क्रिमिनल्स भी माइनर्स थे या 17 से 18 के आसपास, इसलिए केस को जुवेनाइल कैटेगरी में डील किया गया। ये कोर्ट डिसीजन आज भी कंट्रोवर्शियल माना जाता है क्योंकि क्राइम की इंटेंसिटी जुवेनाइल माइंडसेट के आगे निकल चुकी थी। 1990 में कोर्ट जजमेंट में चारों को जेल सेंटेंसेस मिलते हैं जो डिफरेंट ड्यूरेशन के थे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड पब्लिक के लिए ये पनिशमेंट इनएडिक्वेट फील होती रही क्योंकि जुंको ने 44 दिन तक कंसिस्टेंट हेल झेलना था, जो एक माइनर पनिशमेंट मैट्रिक्स से बियॉन्ड था। हिरोशी मियानो जो लीडर के रोल में था उसे 20 इयर्स तक इम्प्रेशन किया गया, शिंजी मिनाटो को 17 इयर्स, यासुशी को 15 इयर्स और जो ओगरा को 10+ इयर्स का सेंटेंस मिलता है। कई लोग कहते हैं कि अगर ये केस अडल्ट्स में डील होता तो पनिशमेंट्स डेथ पेनाल्टी तक जाता, लेकिन जुवेनाइल लॉस में क्राइम की ब्रूटैलिटी का स्केल मेजर नहीं हो पाया। ये केस आज भी लीगल रिफॉर्म्स और जुवेनाइल क्राइम्स साइकोलॉजी के लिए एक केस स्टडी है। जुंको की फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी जिनकी आवाज गैंग कल्चर से शोर में दब गई। सोसाइटी में विटनेसेस होते हुए भी साइलेंस बाइगर क्रिमिनल फैक्टर बना। यूथ माइंडसेट में बढ़ता एग्रेशन, गैंग कल्चर, आइडल क्रिमिनलाइजेशन और फियरलेस कंडीशनिंग की वजह से होता है। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, रिवेंज स्टोरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स फिल्म्स में इम्पैक्ट बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जुंको ने किसी से कुछ नहीं छीना था, ना प्रॉपर्टी, ना फेम, ना ईगो। वो सिर्फ गलत समय, गलत जगह और गलत माइंडसेट वाले लोगों के सामने आ गिरी थी। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 44 दिन का कंसिस्टेंट टॉर्चर एक PTSD पोर्टल होता है जहां विक्टिम का ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि क्राइम में ब्रूटैलिटी का मेन कॉज कभी कभी मोटिव नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और एम्पैथी फेलियर होता है। ये केस जापान के लिए भी एक आइडेंटिटी स्कैर बन गया। अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज इंडिया में ऑनलाइन गेम सेफ्टी के बारे में बोल चुके हैं कि किड्स गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी न्यूड्स या अनसेफ रिक्वेस्ट फेस करते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट उससे भी ज़्यादा डीप सिस्टम फेलियर का एग्जाम्पल था। जुंको फुरुटा केस दुनिया के हिस्ट्री में एक ऐसे ब्लैक चैप्टर की तरह रिकॉर्ड है जो हमें बताता है कि क्राइम में सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन कभी पिस्टल या नाइफ नहीं होता है, बल्कि एम्पैथी का मर जाना और सिस्टम का चुप रह जाना होता है। जुंको का 44 दिन का हेल सिर्फ एक किडनैपिंग क्राइम नहीं था, बल्कि एक सोशल फेलियर था जहां विटनेसेस, गैंग इन्फ्लुएंस और यूथ एग्रेशन ने मिलकर ह्यूमन वैल्यू को जीरो कर दिया। ये केस आज भी यूथ माइंडसेट, जुवेनाइल लॉ रिफॉर्म, गैंग कल्चर साइकोलॉजी और क्राइम ब्रूटैलिटी स्केल के लिए एक कॉशनरी टेल के रूप में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी जुंको फुरुटा की एक कहानी। और अगर आपको ऐसे रियल क्राइम स्टोरीज, डीप साइकोलॉजी ब्रेकडाउन्स और दुनिया के ट्रेंडिंग न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट के अंदर चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े और हम आपके लिए और भी ऐसे इम्पैक्टफुल स्टोरीज लेकर आ सके।